अपनी तकदीर खुद से ही लिखनी होगी। ये कोई चिट्ठी नहीं कि आप दूसरों से लिखवा लोगे। दोस्तों, जो कुछ भी लक्ष्य आपने अपने लिए सोचा है उसको हासिल भी आपको करना है, परिश्रम भी आपको ही करना होगा। कोई थाली में सजाकर आपके लक्ष्य को आप तक नहीं पहुंचाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। तारीख है आज की 11 मई। आइए शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर और शुरुआत करेंगे 10 स्टैटिक जीके के प्रश्नों से। तो यहाँ पर 10 प्रश्न आपके सामने बारी बारी से आएंगे, उसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देते रहना है और इसके बाद मैं इसका आंसर भी आपको दूंगा। फिर आज के प्रश्न होंगे और कल जो करंट अफेयर का वीडियो था उसका रिवीजन भी करेंगे। लास्ट में आज की क्विज होगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टैटिक जीके के जो प्रश्न आज आपके सामने हैं, ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता से लिए गए प्रश्न हैं। बताइए कि मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ है। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ से प्राप्त होता है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बारी बारी से आंसर 1 2 3 4 लिखकर एक ही जगह पर लिखते जाइएगा ताकि मैं उसे देख सकूं कि कितने लोगों ने आंसर किया। नवदा टोली के वर्तमान साक्ष्य किस राज्य में मिलते हैं। नवदा टोली के वर्तमान साक्ष्य किस राज्य में मिलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये कहाँ पर स्थित है। तीसरा प्रश्न हो गया। कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा था। बहुत ही अच्छा प्रश्न। कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा था। बताइए कि मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है। मूर्ति पूजा कब से शुरू हुई थी। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में किस नदी के तट पर स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में है, ये तो आप जानते हैं। किस नदी के तट पर है ये आपको बताना है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। मंडलों की संख्या को बतानी है। बहुत ही आसान प्रश्न। किस नदी को माते तमा, देवी तमा और नदी तमा कहा गया है। किस उपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। मानव जीवन के 4 आश्रम, उसका उल्लेख किस उपनिषद में सबसे पहले मिलता है। गोत्र जो शब्द है गोत्र, तो गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में किया गया है। तो ये हो गए 10 प्रश्न। अब आइए इसका उत्तर देखते हैं। सबसे पहले बता दें कि मानव कंकाल के साथ जो कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ है ये बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है जो कि कश्मीर में स्थित है। ठीक है। नवदा टोली के वर्तमान साक्ष्य किस राज्य में मिलते हैं। तो आपको बता दें मध्य प्रदेश का ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है नवदा टोली। ये खारगोन जिले में स्थित है और ये मध्य प्रदेश में है, तो आप समझी गए। इसका उत्खनन किया गया था HD सांकलिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये कहाँ पर स्थित है। तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। सही जवाब इसका घग्गर नदी है, याद रखिएगा इसको भी। मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है। तो मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ था पूर्व आर्यकाल से। ठीक है, पूर्व आर्यकाल से। अगला क्वेश्चन था कि राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका आंसर है घग्गर नदी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न ये। किस नदी को माते तमा, देवी तमा और नदी तमा कहा गया है। तो इसका उत्तर होगा सरस्वती नदी। ठीक है। किस उपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो ये होगा जाबालोपनिषद। ठीक है, जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है। और ये है अंतिम प्रश्न कि गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद में। ठीक है। तो ये हो गए 10 प्रश्न स्टैटिक जीके के। अब हम लोग करेंगे रिवीजन कल के वीडियो के सभी प्रश्नों का। तो देख लेते हैं 10 मई के प्रश्नों का एक सुपर फास्ट रिवीजन। हाल ही में किस संस्था ने DRDO द्वारा विकसित कोविड रोधी दवा 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, इसको 2DG के नाम से भी जाना जाता है, तो 2DG के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है DCGI के द्वारा। ठीक है, DCGI। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में चर्चा में रहा वायरस B.1.617 ये संबंधित है कोविड-19 से। अगला पॉइंट है हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने मधुमक्खियों के द्वारा
कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने की तकनीकी विकसित की है? तो ये तकनीकी विकसित की गई है नीदरलैंड के द्वारा। महात्मा गांधी के किस पूर्व निजी सचिव का हाल ही में निधन हो गया है? तो इनका नाम वी कल्याणम था। इनकी उम्र लगभग 99 वर्ष हो गई थी। हाल ही में मदर्स डे मनाया गया था 9 मई को। इसके बाद हाल ही में किस संगठन ने भोजन संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2021 को जारी किया? तो ये है ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस संस्था के द्वारा भोजन संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया। सबसे पुराना मानव कब्रगाह खोजा गया है केन्या में। इन प्रश्नों को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप 10 मई का करंट अफेयर का वीडियो देख सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और अब बात करते हैं यहाँ पर चेकमेट कोविड पहल किसकी शुरुआत है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय भारतीय शतरंज महासंघ की शुरुआत है। ये याद रखिएगा। नासा के नए अध्यक्ष बन गए हैं विल नेल्सन। और प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q1 2021 में शेंजेन शहर जो कि चीन का है ये पहले स्थान पर है। विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया था अभी हाल ही में 8 मई को। और लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से राफेल नडाल को नवाजा गया। स्पेन के हैं ये टेनिस खिलाड़ी। इनको स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया। वहीं पर जापानी टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका को स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार बेयर्न म्यूनिख को दिया गया है। बेयर्न म्यूनिख एक फुटबॉल क्लब है जो कि जर्मनी में स्थित है। और अब बारी है आज के प्रश्नों की। आइए शुरू करते हैं। स्पुतनिक जो टीका है ये रूस का टीका है। आप जान रहे हैं रूस ने इसको विकसित किया है। भारत में भी इसका उत्पादन शुरू होने के लिए योजना बनाई जा रही है। तो स्पुतनिक टीके का भारत में उत्पादन कब से शुरू होने की योजना है? तो सही आंसर इसका होगा जुलाई से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। जुलाई से भारत में स्पुतनिक टीका भी बनेगा। और इसके अलावा mRNA जो वैक्सीन है mRNA ये भी जो है शुरू हो जाएगा। कब से? अगस्त से। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई वैक्सीन है तो उसको जो अंतिम अनुमति मिलती है जिसके बाद वो आम जनता तक उसको पहुंचाया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो सबसे पहले उसे ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की अनुमति जरूरी होती है। वर्तमान में जो हमारे DCGI हैं उनका नाम डॉक्टर VG सोमानी है। एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार ये नाम काफ़ी चर्चा में रहा वैक्सीन की वजह से। और आपको बता दें कि भारत में स्पुतनिक जो टीका होगा इसका उत्पादन जुलाई से शुरू होगा और सितंबर से उम्मीद है कि mRNA टीके का उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा कि अब तक यानी कि जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 3 वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है भारत में इस्तेमाल के लिए और 5 का जो क्लिनिकल ट्रायल है वो चल रहा है। असम के नए मुख्यमंत्री के तौर पर किसने शपथ लिया है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। सही आंसर होगा हेमंत विश्व शर्मा ने सर्बानंद सोनोवाल की जगह पर मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। सर्बानंद सोनोवाल की जगह आ गए हैं हेमंत विश्व शर्मा। इन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया था वर्ष 2015 में। शुरुआत इन्होंने की थी कांग्रेस से। पहले ये कांग्रेस में थे, बाद में ये बीजेपी में आ गए थे। और एक बात और भी, एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, किसी भी प्रदेश का अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है तो क्वेश्चन ये जरूर होता है कि जो अमुक व्यक्ति हैं, जो अमुक मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने किस स्थान से जो अपनी विधायकी होती है, मतलब अपनी सीट जो विधानसभा की सीट होती है, उसको किस स्थान से उन्होंने जीता हुआ है। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप बता देना कि हेमंत विश्व शर्मा ने विधानसभा जो चुनाव जीता है वो जलुकबारी से जीता है और जलुकबारी से इन्होंने 5वीं बार ये चुनाव जीता है। और याद रहे आपको कि असम में कुल सीटें थी 126, बहुमत के लिए चाहिए थी 64 और इसे बीजेपी ने जीता 75, कांग्रेस रह गई 50 पर, 1 सीट अन्य को मिली थी। इस प्रकार से 126 सीटों का ये आंकड़ा आपके सामने है। और असम के जो राज्यपाल हैं उनका नाम जगदीश मुखी है। ठीक है, याद रखना इसको। आगे बढ़ते हैं। मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ तो अभी मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट
पुरुष एकल का खिताब अभी शेष है, उसकी जानकारी हम आने वाले वीडियो में आपको देंगे। तो मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब जीत लिया है एरिना सबालेंका ने। एरिना सबालेंका, ये तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने एस्ले बार्टी को हराया है, ठीक है। यानी कि जो सेकंड पोजीशन रही वो उप विजेता रही, वो एस्ले बार्टी हैं। तो एरिना सबालेंका ये बेलारूस की हैं और एस्ले बार्टी जो हैं ये कहाँ की हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, ठीक है। तो एरिना सबालेंका ने दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की एस्ले बार्टी को हराकर मैड्रिड ओपन खिताब जीत लिया है। सबालेंका का यह 10वां WTO खिताब है और इस साल का यह दूसरा खिताब है। इस जीत से सबालेंका अगले हफ्ते जारी होने वाली WTA रैंक में चौथे स्थान पर पहुंच जाएंगी, ठीक है। और ये भी याद रखना कि स्पेनिश ग्रां प्री खिताब अभी हाल ही में किसने जीता है, तो ये खिताब जीत लिया गया है लुइस हैमिल्टन के द्वारा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। लुइस हैमिल्टन ने अभी हाल ही में स्पेनिश ग्रां प्री खिताब भी जीता है। ब्रिटेन के फार्मूला 1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने स्पेनिश ग्रां प्री जीत लिया है। ये उनके करियर का रिकॉर्ड 98वीं जीत है। दूसरे नंबर पर जर्मनी के माइकल शुमाकर रहे, उन्होंने करियर में 91 रेस जीती है। हैमिल्टन ने रेडबुल के मैक्स वर्स्टापेन को हराया। उनकी टीम मर्सिडीज के ही वेल्तारी बोटास तीसरे स्थान पर आए हैं। हैमिल्टन की इस सीजन की 4 रेस में ये तीसरी जीत रही है। हैमिल्टन ने 6ठी बार स्पेनिश ग्रां प्री का खिताब जीता है। तो लुइस हैमिल्टन ने ये जो स्पेनिश ग्रां प्री है इसको जो है 6ठी बार जीत लिया है 2021 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ कंट्रोल हुए चीनी रॉकेट जिसका नाम लॉन्ग मार्च 5B था, इसके बारे में मैंने इसके पहले के करंट अफेयर में डिस्कस भी किया था। तो इसका मलबा फिलहाल जो है किसी रिहायशी इलाके में नहीं गिरा और ये महासागर में जाकर गिरा है। आपको बताना है कि किस महासागर में गिरा। पूरी दुनिया की नींद इससे उड़ी हुई थी। फिलहाल बहुत ही कुशल मंगल रहा कि हिंद महासागर में जाकर इसका मलबा गिरा है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। कई दिनों के बाद अब सभी देशों ने राहत की सांस ली है क्योंकि इस चीनी रॉकेट का मलबा रविवार को मालदीव के पास हिंद महासागर में गिरा। बीते कुछ दिनों से चीन का यह 21 टन वजनी रॉकेट अंतरिक्ष में अनियंत्रित होकर पृथ्वी का चक्कर लगा रहा था। यदि यह पूरा रॉकेट या इसका छोटा हिस्सा भी धरती पर किसी रिहायशी इलाके में गिर जाता तो निश्चित तौर पर एक बड़ा हादसा हो सकता था। चीन के सरकारी अखबार चाइना डेली की रिपोर्ट के अनुसार चीनी स्पेस एजेंसी, जिसको आप CMSA कहते हैं, चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी ने रविवार को घोषित किया कि चीनी रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B-Y2 रॉकेट का बड़ा हिस्सा धरती के वातावरण में प्रवेश करते समय ध्वस्त हो गया और बचा हुआ हिस्सा हिंद महासागर में गिरा। इस रॉकेट ने बीजिंग के समयानुसार सुबह 10:24 पर पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश किया और कुछ समय बाद यह समुद्र के एक खुले क्षेत्र में जाकर गिर गया। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन अंतरिक्ष में अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना रहा है। इस स्पेस स्टेशन का नाम तियागोंग स्पेस स्टेशन रखा जाएगा और इसी के पहले हिस्से को लॉन्ग मार्च 5B-Y2 रॉकेट के साथ भेजा गया था। इस रॉकेट ने स्पेस स्टेशन के मॉड्यूल को सफलतापूर्वक अपने तय स्थान पर छोड़ दिया था, लेकिन वापस आते समय वह अनियंत्रित हो गया और पिछले कुछ दिनों से इसने सभी देशों की नाक में दम कर दिया था। चीन आगामी हफ्तों में अपने अंतरिक्ष केंद्र कार्यक्रम के लिए कुछ अन्य रॉकेट भी भेज सकता है। खबर है कि चीन अपने इस स्पेस स्टेशन को 2022 तक पूरा करने की योजना बना रहा है। राजस्थान के मियो का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। आपको बताना है कि मियो का बाड़ा का नया नाम क्या होगा। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। मियाँ का बाड़ा जो हाल था इसका नाम अब महेश नगर होगा। तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी है, महेश नगर। याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का जिला अभी हाल ही में बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई कर दिया गया है और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम हो जाएगा अटल जंक्शन। तो ये 3 महत्वपूर्ण नाम हैं जो कि अभी हाल ही में बदले गए हैं, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और मियो का बाड़ा का नाम बदलकर अब महेश नगर कर दिया गया है। एक किताब आई है द बेंच। आपको बताना है कि द बेंच के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन है। सही आंसर होगा मेघन मार्कल।
मेगन मार्कल ने लिखा है द बेंच। विश्व एथलेटिक्स दिवस 2021 ये अभी हाल ही में मनाया गया था। आप जानते हैं कि विश्व एथलेटिक्स दिवस जो होता है ये हर वर्ष अलग अलग तिथियों में मनाया जाता है और इसका निर्णय लेता है कौन? IAAF इसका निर्णय लेता है। विश्व एथलेटिक्स दिवस 2021 के लिए इस साल जो IAAF ने दिन चुना था वो 5 मई का चुना था। तो याद रखिएगा, पहली बार इसे 1996 में मनाया गया था। तो अब बात हो रही है महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, तो आइए देख लेते हैं मई 2021 के सभी महत्वपूर्ण दिवस। एक बार रिविजन कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे। 1 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, महाराष्ट्र और गुजरात दिवस, सिक्किम इंटरनेशनल फ्लावर डे। ये 3 दिन मनाए गए थे 1 मई को, काफ़ी इंपॉर्टेंट। 2 मई, अच्छा एक बात और याद रखना कि जो मई का पहला रविवार होता है उस दिन विश्व हास्य दिवस होता है, ठीक है। तो इस साल मई माह का जो पहला रविवार रहा वो 2 मई को रहा, तो 2 मई को मनाया गया विश्व हास्य दिवस, याद रखना इसको भी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये मनाया गया 3 मई को। 4 मई को 2 दिवस थे। कोल माइनर्स डे, जो कोल माइंस होती हैं उसमें जो मजदूर काम करते हैं उनको सम्मान देने के लिए कोल माइनर्स डे मनाया गया 4 मई को। विश्व अस्थमा दिवस भी मनाया गया था 4 मई को। याद रखिएगा, विश्व अस्थमा दिवस ये प्रतिवर्ष 4 मई को ही नहीं होता है, ये मई माह के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, जो कि मई माह का जो पहला मंगलवार था वो इस वर्ष 4 मई को था, इसलिए 4 मई को मनाया गया विश्व अस्थमा दिवस। 5 मई को था इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स और वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। IAAF के द्वारा 5 मई को इसका डिसीजन लिया गया, अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया। 8 मई को मनाया गया 2 महत्वपूर्ण दिवस, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और वर्ल्ड थैलेसीमिया दिवस। 9 मई को क्या मनाया गया था? 9 मई 1540 को जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का, इसलिए महाराणा प्रताप जयंती मनाएगी 9 मई को, ठीक है। तो ये थे अब तक के महत्वपूर्ण दिवस। आने वाले दिवस में हम इसका रिवीजन करते रहेंगे ताकि आपको सभी दिवस अच्छे से याद हो जाएं। और अगला क्वेश्चन है कि अंबादास हरिभाऊ जोशी ये किस राज्य के नए लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं? अंबादास हरिभाऊ जोशी, तो ये लोकायुक्त बनाए गए हैं कहाँ के? ऑप्शन बी गोवा के। याद रखिए कि गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, गवर्नर हैं सुनील अरोड़ा। गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मई को। दोनों दिवस याद रखना आप, ठीक है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये अभी हाल ही में मनाया गया। आपको बताना है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये कब मनाया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इसको बोलते हैं। तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखना ये प्रतिवर्ष होता है, देखो मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो यह 8 मई को मनाया गया, इसके पहले अक्टूबर में मनाया गया था 10 अक्टूबर को, ठीक है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। यह प्रवासी पक्षियों के आवासों, विशेष रूप से आर्द्र भूमि के संरक्षण की जागरूकता पैदा करता है। इस वर्ष की थीम रखी गई सिंग फ्लाई सोअर लाइक ए बर्ड, सिंग फ्लाई सोअर लाइक ए बर्ड। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही कौन बने हैं? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। और ये बन गए हैं कामी रीता शेरपा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेपाली पर्वतारोही हैं ये, और इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर अपने लगभग 52 साल के हैं ये, तो 52 साल में इन्होंने लगभग 25 बार चढ़ाई पूरी कर ली है। हाल ही में जारी QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा? QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में शीर्ष पर रहा है हमेशा की तरह। इसको आप क्या कहते हैं? MIT कहते हैं, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनाइटेड स्टेट में इसका स्थान है। तो आपको बता दें यहाँ पर कि इस साल भारत की भी कई सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने इसमें अपनी जगह बनाई है। तो भारत के 1 दर्जन शिक्षण संस्थान दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 100 संस्थानों की सूची में शामिल हो गए हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ने बृहस्पतिवार को लंदन में 2021 की सब्जेक्ट रैंकिंग जारी की है। भारतीय संस्थानों में IIT मद्रास पहले स्थान पर है, IIT बॉम्बे दूसरे स्थान पर है, IIT खड़गपुर तीसरे स्थान पर है, दिल्ली विश्वविद्यालय को चौथा स्थान मिला है,
जबकि आईआईटी दिल्ली 10वें स्थान पर है। यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय को चौथा और आईआईटी दिल्ली को 10वां स्थान इसमें मिला है। क्यूएस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कौन है? बेन स्वाटेर। तो बेन स्वाटेर के मुताबिक भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 को जब से लागू किया है तो भारत में शिक्षा नीति में लागू करने के बाद काफ़ी सुधार शिक्षा जगत में देखने को मिल रहा है। क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग में टॉप 3 जो विश्वविद्यालय हैं उसमें मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका पहले स्थान पर है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर है अमेरिका का हार्वर्ड विश्वविद्यालय। तो टॉप 3 में तीनों जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अमेरिका की ही यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। और अब बारी है क्विज नंबर 10 की। आपसे प्रश्न ये पूछा गया था कि एडमिरल कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर आप लोगों ने दिया बहुत ही शानदार। और वाकई अगर मैं चाहूँ तो डेली बस कुछ ही लोग हैं जो लोग बहुत ही अच्छा आंसर लिख रहे हैं, उनके नाम मैं भी जानता हूँ, उनके नाम आप लोग भी जानते हैं, कई बार वो नाम मैं फीचर भी कर चुका हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सभी के नाम बारी बारी से आते रहें, इसलिए जो नाम आज मैं यहाँ पर रख रहा हूँ वो स्वाति चंद्रा जी का नाम है। हालांकि इनका नाम भी कई बार रिपीट हो चुका है। तो बहुत सारे लोग हैं जो लगातार बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग भी आंसर राइटिंग करिए। लेकिन फिलहाल एडमिरल कप नौकान खेल से संबंधित है। यह काफ़ी प्राचीन खेल है और मान्यता है कि नावों की दौड़ की शुरुआत 17वीं सदी में नीदरलैंड में शुरू हुई थी, ठीक है, याद रखना इसको। नौकायन खेल से संबंधित जो अन्य कप और ट्रॉफी हैं उसमें अमेरिकन कप और वेलिंगटन जो ट्रॉफी है, ये 2 काफ़ी महत्वपूर्ण कप यहाँ पर माने जाते हैं। और अब बारी है क्विज नंबर 11 की। आज का प्रश्न साइंस से संबंधित है। आपको बताना है कि मनुष्य में कितने जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी एग्जाम, इसलिए इसका उत्तर आप लोग ज़रूर लिखिएगा। मैं प्रतीक्षा करता हूं कि आप लोग इसका उत्तर लिखें, शानदार उत्तर लिखें, लेकिन बहुत कम आंसर मैं पाके थोड़ा सा निराश भी होता हूं। तो प्लीज़ आप लोग आंसर राइटिंग करना शुरू करिए। और अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो यहाँ पर इस वीडियो को बस आपको एक लाइक कर देना है। और सोशल मीडिया में अगर आप यूज़ करते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, कुछ भी आप, तो वहाँ पर इसको आप शेयर कर दिया करें, ठीक है। तो हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।